नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि क्राउन कैसे पढ़ना है, और इसमें हम वो टॉपिक डिस्कस करते हैं जो क्राउन में इम्पॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे अजय सर के जिन्होंने 2446 के लिए ट्रेनिंग करवाया था, उनके द्वारा फिर से हमारा एक फ़िज़िकल का बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा 2213 और बिहार फॉरेस्ट गार्ड या और अन्य भी जो भी वैकेंसी है जिनमें फ़िज़िकल परीक्षा ली जाती है, उसकी तैयारी करवाएंगे। और यह बैच जो है हमारा 28 जून से शुरू होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको आना है गांधी मैदान गेट नंबर 1 पर, और अजय सर का इसमें नंबर भी दिया हुआ है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनसे पूछ। देखिए, फिजिक्स में पहला नंबर तो यूनिट पढ़ना है, ठीक है। यूनिट पढ़ना है। यूनिट में क्या होता है कि देखिए, इसमें ना दो प्रकार की राशि होती है। एक मूल राशि होता है और एक होता है कि मूल राशि से कुछ डिराइव राशि होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि क्षेत्रफल क्या है, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकला। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। और मीटर को जब, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये एक डिराइव मतलब यूनिट है। इसको हम लोग एम स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे देखिए, अब मात्रक का क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हम कहीं भी कोई दूरी तय करते हैं तो हम किसी को बताएंगे कि हाँ मैं इतना दूर गया, तो क्या गया मतलब मैं उनको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं 2 किलोमीटर गया, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये दूरी की बात कर रहा है, ये 2 किलोमीटर दूरी तय किया है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मात्रक पद्धति, इसमें दो टाइप का होता है। एक सीजीएस होता है, एक फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होता है, वो एमकेएस होता है, और एसआई होता है। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट यही दोनों है, ठीक है। आप लोग इसको सिर्फ याद रखिएगा। अब देखिए इसमें इसको अंतर क्या क्या है। देखिए इसमें ना सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड का बात होता है, ठीक है। मतलब ये इसका मूल राशि है, ठीक है। और फुट पाउंड में क्या होता है, इसमें फुट होता है, पाउंड होता है और सेकेंड होता है, ये इसमें मूल राशि होता है। लेकिन नॉर्मली आजकल जो यूज किया जाता है वो मैट्रिक सिस्टम यूज किया जाता है, और इसमें क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, मात्रा, सबका मतलब मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जब 1960 में एक मीटिंग हुआ था पेरिस में, उसमें क्या तय किया गया कि जो भी मतलब ये सब पद्धति है पुराना वाला, इसको हम लोग छोड़ के और एक एसआई पद्धति का मतलब इजाद किया गया, जिसमें मतलब कुछ एमकेएस पद्धति को अपनाया गया। मतलब एमकेएस का ही कुछ पार्ट लेके और उसको विकसित किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ये वाला, इसमें कुछ संकेत है, ठीक। ये देखिए ये वाला जो है मूल राशि है, जिसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति कैंडला। तो इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक, एक बार पूछा भी है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिए इससे कुछ डिराइव मात्रक है। देखिए इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला है, ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मली ये वाला सिर्फ इतना याद रखिएगा, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों, ठीक है। इधर वाला ये बहुत डिटेल में है, जो फिजिक्स पढ़ रहा है उसके लिए है, ये हम लोग के लिए नहीं है। अब देखिए ये वाला, अगर प्लेन एंगल है तो उसका रेडियन होगा, और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। तो ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, इसका संकेत भी याद रखना है, ठीक। इधर वाला कोई ज़रूरी नहीं। अब देखिए ये कुछ मात्रक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि शायद प्रकाश वर्ष पूछा था या पार्षिक पूछा था, ऐसे ही पूछा था 17 वाले में। तो उसका मुझे चूँकि याद था तो मैंने कर दिया था। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी यहाँ मीटर दिया रहता है तो यहाँ किलोमीटर भी हो जाता है, ठीक है। तो मीटर से किलोमीटर होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, ये देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम लोग पहले प्रकाश का याद कर लेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर होता है। फिर एक खगोलीय यूनिट होता है इतना। खगोलीय यूनिट क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी को कहा जाता है। देखिए पृथ्वी ऐसे है ना, ये जो पृथ्वी का पाथ है ऐसे है, सूरज यहाँ होता है, तो यहाँ कभी ज़्यादा दूर होता है, यहाँ नज़दीक होता है। तो इसका जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है खगोलीय मात्रक। मतलब इन दोनों का दूरी पहले कैलकुलेट किया जाता है कि ये वाला कितना है। मान लीजिए
ये 10 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है, तो 18 हो गया, तो 18/2 मतलब 9 हो गया इसका एवरेज। तो इस टाइप से निकाला जाता है। तो ये इसका एवरेज दूरी है, ठीक है। इसको याद करिएगा। पार्सेक क्या होता है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 पार्सेक बराबर इतना मीटर या इतना प्रकाश वर्ष। तो इस दोनों को याद रखना है, ठीक है। ये फैदम भी याद रखना है, समुद्री मील भी याद रखना है। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये चंद्रशेखर सीमा क्या है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये बताए थे कि 1.4 के आगे अगर कोई द्रव्यमान होगा, तो अगर कोई तारा मृत्यु मतलब कोई तारा जब मर जाता है या उसका मृत्यु होती है, तो वो क्या बनेगा, मतलब वो ब्लैक होल बनेगा कि पल्सर बनेगा कि ड्वार्फ बनेगा। तो ये एक सीमा है, ठीक है, मतलब एक बॉर्डर है कि इससे ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो क्या बनेगा, वो आगे बताएंगे आप लोग को। लेकिन ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। और ये मतलब जो ये तो बहुत पहले उन्होंने खोजा था, लेकिन बहुत बाद में शायद 1934 के आसपास में उनको मिला था ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डेट तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मिला था इनको नोबेल प्राइज़। अब देखिए मोल पदार्थ ये सब नहीं याद रखना है, ठीक है। इसमें कॉस्मिक वर्ष याद रखिएगा। सूर्य को अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष। देखिए एक सौर मास कितना होता है, 31 दिन, मतलब 1 महीना, ठीक है। एक लीप वर्ष में क्या होता है, 366 दिन होता है। महीना में 29 दिन होता है। जब लीप वर्ष होगा तो उस दिन में फरवरी जो है 29 का होगा, अन्यथा फरवरी 28 का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मैंने टिक लगाया है उसको याद कीजिए। पार्सेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, मील, नॉटिकल मील, हॉर्मीमीटर, ऑक्सट्रॉम, फैदम, ये सब याद करना है, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान का मुख्य मात्रक, बाकी इसमें जो नहीं याद होगा उसको भी याद कीजिएगा। ऐसे बाकी मुझे याद था तो शायद मैंने टिक नहीं लगाया, ये ज़रूरी नहीं है, बाकी याद कीजिए। किलोग्राम ये सब तो जानते ही होंगे, किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है। और मिलीग्राम, एटॉमिक मात्रक, क्विंटल, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लिएगा, बेसिक जानकारी है। इनको हम लोग 9th-10th में भी पढ़ते थे, मतलब स्कूल के डेज में। ये वाला भी पढ़िएगा कि एक वर्ष में कितना सेकेंड होता है, एक एकड़ में हेक्टेयर, ये सब थोड़ा रहेगा। तो आप कहीं हेक्टेयर देखिएगा तो आपको पता आएगा कि हाँ है एक हेक्टेयर में कितना एकड़ भूमि होता है, तो 2 एकड़ के आसपास होता है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भौतिक राशि, ये वाला ये राशि है, इसका मात्रक है, ठीक है। तो अब लंबाई का मीटर ये सब कोई जानता है, लेकिन इसमें कौन कौन सा याद नहीं रहेगा आपको, वो याद करना है। जैसे क्षेत्रफल का तो हम जानते हैं, आयतन का जानते हैं, लेकिन घनत्व का याद नहीं रहेगा, अपेक्षिक घनत्व। इसमें कुछ याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी सबका नहीं याद करना है, कुछ का याद कर लेना। अगर आपको कोशिश करना है कि ये वाला भी यहाँ जो 16 से है 34 तक, इसमें भी याद कर लें। अगर इसमें मान लीजिए नहीं याद हो पा रहा है तो कम से कम जो ज़रूरी है उसको याद कर लीजिए। जैसे कोणीय वेग का है और गुरुत्वाकर्षण का है, उसके बाद पृष्ठ तनाव का है। ये मतलब कम से कम 3-4 याद कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये वाला। इसमें देखिए मैंने टिक लगाया, आवेश का याद करना है, चालकता का याद करना है, विद्युत विभव का प्रेरक, ये मतलब ये जो मैंने टिक लगाया उसको याद कीजिए, क्योंकि ये पूछा है विद्युत विभव का क्या होता है। और भी बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे शक्ति का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है इसको याद कीजिएगा, ठीक है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो कम से कम यहाँ तक याद करना है, एक्सा तक या पेटा तक, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तो कम से कम टेरा तक तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको काम देगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मेगाबाइट, टेराबाइट, तो उसमें ही यूज होता है ये, ठीक है। तो इसलिए आप उसको पढ़िए, ठीक है। पूछता है कभी कि मान लीजिए कोई अगर बोले कि नैनो सेकेंड में कितना होता है, तो 10⁻⁻9 होता है। तो ये याद रहना चाहिए कि 10⁻⁻9 होता है। देखिए यहाँ पे नैनो का 10⁻9 होता है, ये थोड़ा सा याद करना है आपको। ये तो नॉर्मली याद होगा, डेसी का -1। देखिए सब में ये छोटा है ना, बहुत छोटा है, मतलब सेंटीमीटर से छोटा मात्रक है, तो इसमें माइनस होते जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना सेंटीमीटर से बड़ा है तो प्लस होते जाता है, सब में प्लस है, कहीं माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए गति का नियम हम लोग जानते ही हैं, विराम, ये सब आप लोग डेफिनेशन पढ़िएगा। सरल रेखा, कोई वस्तु सरल रेखा में गए तो सरल रेखा, वृत्त में गति करे वृत्तीय गति। दोलनी गति क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसी चीज़ है, इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो इसको दोलन गति कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आवर्त गति क्या होता है, कोई
मतलब ये गया यहाँ गया, फिर इधर से यहाँ गया, फिर आया यहाँ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, मतलब एक जगह एक ही दिशा में, एक मतलब यहाँ से इधर जा रहा है, फिर आ रहा है वापस, फिर अब मतलब एक ही दूरी को निश्चित अंतराल पर तय कर रहा है, तो उसको आवर्त गति भी कहते हैं। ठीक है, जैसे झूला की गति, झूला को देखते हैं ना, ऐसे जाता है, फिर आता है, फिर उधर जाता है, फिर ऐसे। ठीक है, इस टाइप का। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब देखिए अदिश और सदिश राशि, वेक्टर और स्केलर, देखो इसमें याद रखना रहता है। कभी कभी पूछता है कि जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि लंबाई क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये सदिश राशि है। और कोई अगर पूछा कि ऐसे कि विस्थापन क्या है, तो मतलब ये लंबाई क्या है, अदिश राशि है। अगर कोई पूछे विस्थापन क्या है, तो सदिश राशि है। कैसे जी, देखिए जिस राशि में किसी डायरेक्शन का बात किया जा रहा है ना, तो वो सदिश राशि होगा। जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए कोई बोले क्षेत्रफल, तो 5, मान लीजिए कोई बोले 5 कट्ठा ज़मीन है, ये इसका कोई डायरेक्शन आपको मिल रहा है कि ये किस दिशा में जा रहा है, नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, ये अदिश राशि हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल अदिश राशि कार्य, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक, एकदम इसको तो रट ही जाना है। ठीक, ये वाला मतलब इसको उदाहरण इसका याद कर लेना है दोनों। ठीक है, सदिश राशि अदिश राशि में अंतर यही है कि सदिश राशि में डायरेक्शन होता है, अदिश राशि में नहीं होता है। ठीक है, केवल परिमाण होता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। दूरी और विस्थापन में अंतर ये बताया गया है, पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, देखिए चाल और वेग, स्पीड तो जानते ही हैं सब। देखिए इसमें स्पीड में, चाल में कुछ नहीं होता है। चाल किसी वस्तु की चाल v बराबर s/t, मतलब दूरी बटा चाल बटा समय होता है। ठीक है, मतलब एस मतलब दूरी होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय करेंगे तो चाल निकल जाएगा। मान लीजिए अगर कोई वस्तु 100 किलोमीटर जाती है 20 के स्पीड से, मान लीजिए 20 घंटा में, तो 20 × 100 5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड हो गया। ठीक है, 5 km पर आवर उसका स्पीड हो गया। तो ऐसे ही है ये, यहाँ एस लिखा हुआ है, मतलब ये डी का बात कर रहा है, डिस्टेंस का बात कर रहा है, और टी मतलब टाइम का बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये एक समान चाल, असमान चाल, कोई वस्तु एक समान चाल से तय करेगी तो उसको एक समान चाल करेंगे, जैसे बताते हैं। देखिए कोई वस्तु जो है बराबर समय के अंतराल में बराबर दूरी तय करे, मतलब एक निश्चित टाइम में निश्चित दूरी तय करता है, इसी को एक समान चाल बोला जाता है। तो ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वेग याद रखना है। वेग क्या है, वेग देखिए अगर कोई वस्तु मान लीजिए जा रहा है, ठीक, और ये पता चल जाए कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन पता चल जाए, तो उसको कहा जाता है वेग। मतलब चाल प्लस दिशा इक्वल टू वेग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। हाँ, अब देखिए ये त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसका थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना, त्वरण नहीं लिख के एक्सेलरेशन देता है, और विस्थापन नहीं लिख के कुछ उसका इंग्लिश दे देगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेग क्या है। वेग तो अभी बता ही दिए कि अगर चाल में दिशा डायरेक्शन ऐड कर दिया जाता है तो उसको वेग कहा जाता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण को आप मोटा मोटी समझिए कि कोई वस्तु जीरो से अपने मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचने में जितना समय लेती है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप जैसे सुने होंगे कि कोई भी रेसिंग कार होती है, ये 2 सेकंड में 100 के स्पीड में पहुंच जाती है, या 3 सेकंड में 100 के स्पीड में पहुंच जाती है। तो यही इसका एक्सेलरेशन है, मतलब मोटा मोटी यही समझिए आप। ठीक है, और इसको अगर आप साइंस के भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, मतलब जीरो से लेके मैक्सिमम मान लीजिए 100 पर पहुंचा, तो ये हो गया ना वेग परिवर्तन, मतलब जीरो से 100 में गया, और डायरेक्शन तो है ही, मान लीजिए किसी दिशा में ही जा रही होगी, और टाइम, अगर टाइम से इसको भाग दे देंगे तो इसका त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन होता है, इसको पढ़िएगा। कुछ नहीं है, ऐसे घूमता है, अगर कोई वस्तु वृत्त में घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया फार्मूला, ये फार्मूला कहीं यूज नहीं है, झूठ मूठ का है, उतना इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, साइंस के स्टूडेंट आप तो है नहीं। अगर आप मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो कुछ क्वेश्चन बना देगा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आता है तो वो 10 में 10 बना देगा। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, 10 में से 8 भी बनाते हैं, साइंस के स्टूडेंट नहीं है 10 में से 8 भी बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत है। क्योंकि वो बच्चा हिस्ट्री में तो 10 में 8 बनाएगा, ठीक,
आप हिस्ट्री में 10 में 9 बनाइएगा, हो सकता है 10 में 10 भी बना दें, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। देखिए जो जिस बैकग्राउंड का होता है उसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो अगले में थोड़ा कम हो जाता है, तो मिला जुला के सारे लोग एवरेज आ जाते हैं, ठीक। तो इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करना है। अब देखिए बल फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। संतुलित बल होता है, असंतुलित बल होता है, इसका परिभाषा पढ़िएगा आप लोग। बल जो वस्तु की चाल वगैरह में परिवर्तन लाते हैं बल कहते हैं। बल का परिभाषा भी है, ठीक है। अब देखिए स्पर्श बल, संपर्क बल, अभिलंब बल, ठीक, तनाव बल, जिसमें पृष्ठ तनाव वगैरह भी होता है, ठीक है। और तनाव बल क्या मतलब, जैसे देखिए ये मान लीजिए डोरी है, ठीक, और यहाँ पे कुछ लटका हुआ है, तो इस जो डोरी पे जो बल लग रहा है ना, उसी को तनाव बल कहते हैं, मतलब उसके भार के चलते जो लग रहा है बल। देखिए घर्षण बल, ये तो हम लोग जानते हैं, ये अगर नहीं रहे तो कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, इस सब का जो परिभाषा है ना, इस सबको याद करना है। चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, इसके चलते ही कोई वस्तु मतलब शेप में दिखता है। और ये जितना भी बल होता है उसमें सबसे शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन पूछा भी था कि सबसे नीचे दिया हुआ था 3-4 बल का एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में, और उसमें पूछा था कि इसमें सबसे सशक्त बल कौन सा है, तो प्रबल नाभिकीय बल ही सबसे सशक्त बल होता है, ठीक है। अब देखिए गति का नियम, ये तो सबको जानता है, न्यूटन का पहला गति का नियम। एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा था मैथमेटिसिया या प्रिंसिपिया। तो ये पुस्तक लिखा उन्होंने बहुत पहले था, बाद में जब वो मर गए उसके बाद इनका बुक मिला था, तो ये पता चला था कि ये बुक लिखे थे, और इसमें बहुत सारा थ्योरी वगैरह भी उन्होंने बताया था, ठीक है। अब देखिए न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है। क्या है न्यूटन का पहला नियम? अगर कोई वस्तु मतलब एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल मतलब नहीं लगता है, ठीक है। तो अब देखिए इससे ना एक और चीज़ मिलता है। पहला न्यूटन का प्रथम नियम जो है ना, वो जड़त्व को भी बताता है। मतलब कोई वस्तु है ना, अगर मान लीजिए स्थिर है, यहाँ पे है कोई वस्तु, तो ये स्थिर ही रहना चाहती है। कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। मतलब क्या है कि वस्तु अपना गुण को बरकरार रहना चाहती है। मतलब कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, जैसे अगर मान लीजिए बस में कोई जा रहा है, ठीक है, बस गति है तो गति में ही रहना चाहती है, लेकिन अचानक से ब्रेक मारेगा, देखिएगा कि उसमें का आदमी आगे की ओर झुक जाएगा, तो इसी को कहा जाता है। अगर कोई वस्तु जो गति में है वो गति में रहना चाहता है, जो विरामावस्था में है वो विरामावस्था, मतलब अपनी स्थिति के परिवर्तन का जो मतलब जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, वही है जड़त्व। अब देखिए इसको गैलीलियो का प्रथम नियम भी कहते हैं। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण बस स्थिर वस्तु सदा स्थिर रहना चाहती है, और सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील वस्तु उसी वेग में रहना चाहती है, ठीक है। इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया विराम जड़त्व। एक दो प्रकार का जड़त्व होता है, एक गति जड़त्व, विराम जड़त्व। मतलब जो वस्तु स्थिर है तो उसको इसमें विराम जड़त्व, और जो गति में है उसको गति जड़त्व, ठीक। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा है 1-2 बार क्वेश्चन कि इसमें विराम जड़त्व का क्या एग्जाम्पल है, तो इसमें थोड़ा सा पढ़िएगा। देखिए इसमें रुकी हुई रेलगाड़ी का कोट और कंबल, ये सब मतलब कुछ फ़ायदा भी है विराम जड़त्व का, उसका दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ नुकसान भी है, जैसे अचानक से अगर ब्रेक मारा जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, हो सकता है आपका सर आगे सीट में टकरा जाए, तो ये कुछ नुकसान भी है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी, जैसे कोट कंबल में धूल झड़ जाता है, इससे अगर कोई डंडा से उसको पीटा जाए गड़ जाए। अब देखिए जड़त्व और द्रव्यमान का यहाँ कुछ संबंध है, वो बताया गया है कि अगर जैसे देखिए मान लीजिए कोई क्रिकेट बॉल कैच कर रहा है कोई व्यक्ति, तो देखते हैं ना वो क्या करता है कि जब भी कैच लेता है तो हाथ को हल्का सा पीछे खींचता है। मतलब क्या कि वो अगर किसी वस्तु कोई गति में है, आप उसको अचानक से रोकिएगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, और वो आप पे भी फोर्स लगाएगी, तो उस व्यक्ति को जो कैच कर रहा है उसको चोट लग जाएगा। अगर वो हाथ पीछे की ओर खींचता है, मतलब वस्तु को कुछ देर गति करके रोकता है, तो उसको चोट नहीं लगता है, ठीक है। तो ये होता है बल का परिभाषा, याद रखिएगा। संवेग दिया हुआ है, संवेग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संवेग कुछ नहीं है, देखिए हम बताए थे वेग क्या है, चाल मतलब स्पीड में जब हम टाइम ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, तो इसको वेग कहा जाता है, ठीक है। मतलब चाल में जब डायरेक्शन मिल जाता है तो वेग बन जाता है। लेकिन संवेग क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है कि जब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, मतलब मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान d है और उसका वेग v है, तो इसके गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, ठीक है। और
एक चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए संवेग में क्या होता है, संवेग का बहुत सारा फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, अभी आगे मिलेगा आपको वो। ठीक है, पहले आवेग हम लोग पढ़ लेते हैं। संवेग का फ़ायदा है, जैसे देखते हैं एक छोटा सा गोली जो है और वो जाता है तो मतलब आदमी की मृत्यु हो जाती है, या शीशा पे लगता है तो वो छेद करके पार कर जाता है। काहे काहे कि देखिए उस गोली का द्रव्यमान भले कम है लेकिन उसमें ना वेग है, ठीक, इसीलिए वो इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, काहे कि देखिए उतना छोटा गोली से अगर हम व्यक्ति को ऐसे धीरे से मारे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें स्पीड है और डायरेक्शन भी है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यही है एग्जाम्पल इसका। अब देखिए आवेग, इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, और ये वाला कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे मतलब आवेग का क्या यूज किया जा सकता है और उसका क्या फ़ायदा होता है हमारे जीवन में। तो ये वाला पढ़िएगा। न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ लीजिएगा। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, ये बल की परिभाषा बताता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर बल के समय लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसका यही मतलब वो होता है, इस थ्योरी का मतलब ये सिद्धांत है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है देखिए। अब न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल की परिभाषा कैसे बताता है। देखिए बल बराबर क्या होता है, मात्रा गुणे त्वरण, मात्रा गुणे त्वरण। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma। तो इससे हमको बल का फार्मूला मिल गया ना। तो ये क्या बताता है, मतलब जो न्यूटन का दूसरा नियम है उससे हमको बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। बल की परिभाषा प्रथम नियम से प्राप्त होती है, लेकिन बल का जो व्यंजक है वो दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है, तो बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, जो जड़त्व का नियम है, उससे प्राप्त होता है। लेकिन बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, मतलब फार्मूला किससे मिलता है, वो सेकेंड लॉ से मिलता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब हमको इसमें अपना काम का चीज़ थोड़ा देखना है कि कौन सा मतलब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें बल का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए घोड़ा पर पीठ, अगर मान लीजिए घोड़ा पे कोई घुड़सवारी कर रहा है, वो सीधे उछलेगा ना तब भी वो घोड़े पे ही गिरेगा, ऐसे नहीं कि घोड़ा आगे चला जाएगा। काहे कि इसमें क्या होता है कि आदमी जब ऊपर की ओर कूदता है तो आदमी भी आगे की ओर गतिशील रहता है, क्योंकि आप वो जड़त्व वाला नियम पढ़े ही हैं। जो वस्तु जो जिस दिशा में गति में रहती है उस दिशा में तो गति रहेगी, तो जड़त्व भी का भी नियम फॉलो हो रहा है ना। तो वो व्यक्ति ऊपर जाएगा लेकिन आगे की ओर जाएगा, और घोड़ा पे फिर वो अगर वो गिरेगा तो घोड़े की पीठ पे ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि घोड़ा आगे चला जाएगा और आदमी पीछे की ओर गिर जाएगा। हाँ, वो अगर उसमें टाइम वगैरह का और स्पीड का अंतर रहेगा ऊपर उछलने का, तब गिर सकता है वो नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्रिकेट, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर वो कोई व्यक्ति कैच लेता है तो पीछे के हाथ खींचता है तो उसको चोट कम लगेगा, और कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने से अधिक चोट लगता है। ये भी थोड़ा सा है वही बात। जैसे देखिए मान लीजिए कच्चा फर्श है तो उस पर अगर हम कूदते हैं तो वो जो हम जैसे कूदेंगे तो क्या होगा कि कुछ फोर्स जो है वो कच्चे फर्श के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लेकिन जब पक्का फर्श रहता है तो वो पूरी वापस कर दिया जाता है शरीर को, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चोट लगता है। कराटे वगैरह के जो टाइल्स वगैरह तोड़ता है, ये सब एग्जांपल दिया हुआ है, इसको पढ़िए। तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, भाई जितना हम बल लगाएंगे ना उसके बराबर विपरीत उतना ही बल लगेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ है जैसे कि हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो समझिए वो भी आपको थप्पड़ मार रहा है। कैसे, न्यूटन के थर्ड लॉ से। अब देखिए क्या है, अगर हम मान लीजिए गोली चलाते हैं ऐसे, तो देखे होंगे बंदूक पीछे की ओर हल्का झटका देती है। मतलब कहने का अर्थ है कि गोली जब आगे की ओर ताकत लगाती है तो बंदूक पीछे की ओर जाती है। तो इसी से पता चलता है कि विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको एक आध दो और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए रॉकेट भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, रॉकेट से क्या होता है कि रॉकेट से जब उसका ईंधन जलता है तो वो पीछे की ओर फोर्स, मतलब उसका जो वो जो जलने के बाद जो उसका ईंधन है और वो पीछे की ओर देखिएगा आप, रॉकेट के आग की तरह निकलता है तो वो पीछे फोर्स लगाता है। तो कहा जाता है ना कि पीछे जितना फोर्स लगेगा उतना ही वो आगे भी लगाएगा। तो ये
रॉकेट का जो ईंधन है वो पीछे की ओर जलता है और पीछे की ओर फोर्स लगाता है, जिससे वो ईंधन जो है रॉकेट के आगे की ओर फोर्स लगा देता है और रॉकेट आगे जाता है। ठीक है, तो इससे पता चला मतलब अगर आप कोई बल लगा रहे हैं तो जितना बल आप लगा रहे हैं उतना ही बल आप पे भी लगेगा, ये कहने का इसका ये नियम कहता है। ठीक है, जब देखिए मान लीजिए ये नाव है और इस पर हम ऐसे खड़ा होकर आगे कूदेंगे ना, तो ऐसे आगे हम कूद तो जाएंगे, देखिएगा नाव हल्का पीछे चला जाएगा। ये भी इसका एग्जाम्पल है। संवेग संरक्षण सिद्धांत इसको पढ़िएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब कहने का अर्थ यही है ना कि अगर कोई द्रव्यमान है छोटा 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 छोटा, तो सबको जोड़ेंगे ना तो इसका कुल जो संवेग होगा, मतलब कुल जो संवेग होगा वो बराबर होगा। मतलब m1 m2 m3 इस सबको जोड़ लीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई पिंड था, ठीक, कोई पिंड था, इसमें मास m है, v इसका वेलोसिटी है, तो इसको m1 v1 कर दीजिए, फिर m2 v2 कर दीजिए, m2 v2 सबको जोड़िएगा ना तो ये mv के बराबर होगा। ठीक, यही ये कहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसका फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा। और संवेग संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि मान लीजिए कोई पदार्थ था, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक, और सब छोटा छोटा टुकड़ा होगा तो m1 v1 हो गया, m2 v2 हो गया, सबको जोड़िएगा ना तो टोटल पिंड का जो संवेग था ना mv उतना के बराबर होगा। यही इस सिद्धांत का मतलब मूल है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ का इसका संवेग संरक्षण सिद्धांत का कुछ उदाहरण भी है। रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। बंदूक की गोली चलाने से पहले, हाँ देखिए यहाँ बंदूक वाला सिस्टम में क्या है कि बंदूक चलने से पहले, गोली चलने से पहले बंदूक और गोली का कुल संवेग शून्य रहता है, लेकिन छोड़ने की अवस्था में बंदूक की गोली की दिशा विपरीत प्रक्षेपित होती है और दोनों का कुल संवेग शून्य ही रहे। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर शून्य नहीं रहेगा ना तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा झटका लग जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए आगे फोर्स लगा, पीछे की ओर फोर्स नहीं लगेगा, तो या तो बंदूक सही से काम नहीं करेगा, या तो हो सकता है कि आदमी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाए या बंदूक का नली वगैरह फट जाए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, इसमें याद करने वाला चीज़ यही है कि संवेग संरक्षण सिद्धांत का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे कि दो एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे यूज होता हो, तो बोलिएगा कि रॉकेट में यूज होता है, सबसे फेमस यही है। ठीक है, अब देखिए बल आघूर्ण, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सदिश राशि है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, वस्तु का संतुलन, देखिए हाँ वस्तु का संतुलन आपको याद रखना है। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो देखिए ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है, तो ये मान लीजिए वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो ये जो इसका ये वाला रेखा है ना एकदम बीच में रहता है। मतलब कोई भी वस्तु, ऐसे भी गेंद रखा होता है, इसका एक रेखा एकदम बीच में होता है। यही रेखा ये डिसाइड करता है कि वस्तु मतलब कितना संतुलन में रहेगा। अगर ये रेखा ऐसे हुआ तो ये वस्तु इधर की ओर लुढ़क जाएगी, इधर हुआ तो इधर की ओर लुढ़क जाएगी। अगर बीच में है तो ये बराबर है। जैसे हम लोग जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो देखते हैं आदमी आगे की ओर झुक जाता है, काहे, यही लाइन को स्टेबल करने के लिए। ये लाइन एकदम लंबवत रहना चाहिए, मतलब ये जो सतह है इसके लंबवत नहीं रहेगा तो आदमी पीछे की ओर गिर जाएगा, नहीं तो आगे की ओर गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं कि ये लाइन एकदम इस पर 90 डिग्री पर रहेगा, जिसके चलते हम लोग आराम से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ बता रहा है अस्थाई संतुलन। तो ये जो रेखा है, ये देखे होंगे एक आप चीज़, पीसा की मीनार जो है झुकी हुई ज़रूर है, लेकिन इसका जो ये वाला लाइन है ना, ये एकदम ऐसे सीधे आया हुआ है, इसी के चलते ये गिरता नहीं है। ठीक है, गिरता हुआ प्रतीत होता है लेकिन गिरता नहीं है। इसको पढ़िएगा आप लोग, उदासीन संतुलन क्या है, आघूर्ण का उपयोग भी है कुछ। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ई वाला जो है ना उत्तोलक, इसको उत्तोलक मतलब क्या है, अरे एक छड़ होता है, नहीं देखे हैं, किसी भी चीज़ को जैसे उठाना है ऐसे, तो इसमें हम लोग लगा के ऐसे ऊपर की ओर दबाते हैं तो ये आगे घसकता है, या इसको ऐसे नीचे दबाएंगे तो ऊपर उठता है, यही है उत्तोलक। और क्या, जिसको लीवर भी बोलते हैं हम लोग। एक मतलब डंडा होता है सीधा सीधी, समझिए ना, लोहे का अगर होगा तो मजबूत होगा तो कोई ज़्यादा भार उठा सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। हाँ एक चीज़ है, ये वाला जो है उत्तोलक का कुछ टाइप भी होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, इसको याद रखना है। क्या, अब देखिए प्रथम वर्ग का उत्तोलक जो होता है उसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है कैंची। ठीक, इसमें क्या होगा, कैंची देखिए ऐसे होता है कैंची, ठीक, ऐसे कैंची होता है, बीच में होता है, तो क्या बोला
कि आलम्ब F, आयास E तथा भार W। E जो होता है एफर्ट को बताता है, आलम्ब जो है फोर्स को बताता है। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग फोर्स यहाँ लगाते हैं, फोर्स हम लोग यहाँ लगाते हैं, ठीक। और ये जो है आयास जो होता है, आलम्ब जो होता है F, आयास, हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, एक चीज़ मैं आपको फिर से बताता हूँ। हाँ देखिए, इसमें क्या है, कह रहा है कि आलम्ब जो है F आयास और भार के बीच में होता है, ठीक है। तो आलम्ब मतलब जो होता है जिस पे वस्तु घूमती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कैंची में एक होता है, तो यही है आलम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, यहाँ दबाते हैं कैंची, तभी तो यहाँ काम करता है। तो यही कहना है कि अगर जिस वस्तु में, मतलब कोई भी अगर एग्जाम्पल आपको पूछ रहा है कि जिसका आलम्ब जो है बीच में है, मतलब जो बीच में कील जो है बीच में है, एफर्ट यहाँ लग रहा है और काम यहाँ हो रहा है, तो ये कहा जाएगा कि प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, ठीक। कैंची, जिसका एग्जाम्पल है कैंची। द्वितीय वर्ग का है नींबू। देखिए इसमें क्या होता है, नींबू निचोड़ने वाला देखिए ना, ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। यहाँ नींबू तो डाल दिया था इधर, तो यहाँ पे हम लोग भार लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे इसका कील होता है, मतलब आलम्ब यहाँ होगा, ठीक। एफर्ट यहाँ लगेगा, मतलब हम लोग ताकत यहाँ लगा रहे हैं, काम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक। तो ये किसका उदाहरण है, द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे ही करके ये तीनों का एग्जाम्पल है, ठीक। इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य का हाथ किस चीज़ का, कौन से वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। सरल मशीन कुछ नहीं, उत्तोलक, घिरनी, जैक वगैरह, जैक जानते ही हैं ऐसे होता है। इसमें जब इसको हम नचाते हैं तो ऊपर से एक लीवर निकलता है और वस्तु को उठा देता है, ठीक। तो ये होता है घिरनी, जो होता है घिरनी, बहुत बचपन में आप लोग खेले होंगे, यहाँ छेद करके ऐसे नचाता है, ठीक। तो सरल मशीन का उदाहरण है। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल, कुछ नहीं है, ऐसे घूम रहा है कोई वस्तु ना, तो अगर जो बल, जैसे मान लीजिए कोई पिंड, ये केंद्र है इसका और कोई पिंड है यहाँ पे, और ये पिंड यहाँ इस गति से कर रहा है, तो ये जो फोर्स, जो पिंड इस, मतलब ये जो इसका पथ है, इसको बनाए रखने में कामयाब है। जैसे मान लीजिए यहाँ है तो इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, नहीं, लेकिन इसी पथ पर क्यों घूम रहा है, एक फोर्स है जो इसको बांध के रखा है, इसी को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है। ये केंद्र की ओर लगता है। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे उपग्रह वगैरह काहे घूमता है, उपग्रह एक निश्चित पथ में इसलिए घूमता है क्योंकि वो अब केंद्रीय बल से बंधा हुआ है। अगर अब केंद्रीय बल नहीं रहेगा तो ये भाग जाएगा इधर उधर, फिर वो अपने कक्षा में नहीं घूमेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं। हाँ, ये सब मतलब जितना उपग्रह होता है, ग्रह होता है, सब अब केंद्रीय बल पे घूमता है। अब केंद्रीय बल, जैसे मान लीजिए ऐसे है, तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत में वो अपकेंद्रीय बल भी रखता है, जो वस्तु को उस मतलब गति को बनाए रखने में और केंद्र से बाहर की ओर, यहाँ अब अभिकेंद्रीय में क्या था, केंद्र की ओर बल लग रहा था, ये बाहर की ओर, मतलब इसको ही संतुलित करता है, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये होता है, और इसका एग्जाम्पल भी, इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। देखिए मक्खन निकालने में यूज होता है, ठीक है, कपड़ा धोने की मशीन में यूज होता है, मतलब वॉशिंग मशीन में यूज होता है, मक्खन निकालने में होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। पूछा है कि वॉशिंग मशीन किस मेथड विधि पर काम करता है, तो उसमें देगा एग्जाम्पल, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, और भी कुछ एक दो एग्जाम्पल दे देगा, तो हमको याद रखना है। अब केंद्रीय बल, जिसमें ना हम किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं, उसमें अब केंद्रीय बल यूज करेंगे, ठीक। जैसे देखिए कपड़ा से हम लोग मैल बाहर निकालते हैं वॉशिंग मशीन से, तो अब केंद्रीय बल। दूध से मक्खन बाहर निकालते हैं तो अब केंद्रीय बल। अगर किसी जैसे पिंड है, अगर गोल घूम रहा है ऐसे किसी पथ पे, तो वो अभिकेंद्रीय बल पे घूम रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा। घर्षण बल, फ्रिक्शन, तो घर्षण दो प्रकार का, स्थैतिक घर्षण होता है और सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, ये 2-3 प्रकार का होता है, कुछ नहीं है। स्थैतिक घर्षण मतलब किसी वस्तु को ऐसे खिसकाया जाए, मतलब ऐसे वस्तु है और इसको ऐसे खिसका रहा है, तो ये अब किसी वस्तु को ऐसे ऐसे मतलब ज़मीन पे नहीं होता है, डुगराना जिसको बोलते हैं, या उसको ज़मीन पे, मतलब हम उसको गोल गोल घुमा के ले जा रहे हैं, जैसे सिलेंडर को आप ऐसे सड़क पे छोड़ दिए तो वो आगे ढलकता रहता है, तो उस टाइप का सर्पी घर्षण। लोटनी घर्षण क्या होता है,
देखिए लोटनी घर्षण क्या होता है, बस इसमें भी वस्तु सर्पी घर्षण में वस्तु को हम सरकाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे आगे कुछ लीवर वगैरह लगा के उसको सरकाते हैं। लोटनिंग में क्या होता है, वो लुढ़कता रहता है, ठीक है। अब देखिए घर्षण बल का उपयोग हम लोग जानते हैं कि अगर घर्षण बल ना हो तो हम लोग कोई भी व्यक्ति जो है वो चल ही नहीं पाएगा पृथ्वी पर, या कोई मतलब व्यक्ति मनुष्य खड़ा नहीं हो पाएगा या आगे की ओर गति नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं बर्फ़ पे अगर घर्षण नहीं होता है तो हम लोग नहीं चल पाते हैं, इधर उधर स्लिप करने लगता है पैर। इसका कुछ एग्जाम्पल है। देखिए इसका कुछ नुकसान भी है, गाड़ियों के पुर्जे वगैरह घिस जाते हैं, बहुत सारा हानि भी है। तो ये भी थोड़ा सा देखिएगा। इससे मतलब घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उससे भी कुछ नुकसान ही होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग ग्रेविटेशन वगैरह कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।